हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 लेक्चर मैंने पहले ही बनाए थे, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं। थोड़ा सा उसमें और हमने डिसाइड किया है, तो अब हम शुरुआत से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, जो कि आपके 12th में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा अगर आप PMT का एग्ज़ाम दे रहे हो या JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने को एक रिलेशनशिप बताती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में। तो क्या देती है अपने को? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताती है। अब अगर मैं आगे इसकी तरफ बात करता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी क्या। उससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं, क्या होता है। हालांकि हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है इलेक्ट्रो मीन्स बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पर अपने पास केमिकल मीन्स केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वो अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में बताती है। यहाँ पर इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिकल वर्क, आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल वर्क, और ये क्या हो जाएगा अपना केमिकल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो एनर्जी होती है वो आपके इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बताती है और किसके बारे में भी, केमिकल वर्क के बारे में भी बताती है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने पास एक रिलेशनशिप बताती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को अगर हम वैसे एक्सप्लेन करते हैं तो वहां से भी अपने पास एक रिलेशनशिप निकल के आती है। इसलिए दोनों के नेम से ही अपने को क्या ले रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला अपना जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं, प्लस टू की बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोल रखा है, इसी को ही वोल्टिक सेल भी बोल रखा है, इसी को ही गैल्वेनिक सेल भी बोल रखा है और इसी को वोल्टिक सेल भी बोल रखा है। बट अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से निकल के आती हैं 2 चीजें, एक जिसको ही बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। और जो दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आती है वो आती है
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इन दोनों सेल का अलग अलग अपना यूज होता है। देखिए एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने दो सेल को डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल बोल दिया। ये दो साइंटिस्ट थे, गैल्वेनिक और वोल्टिक, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। और दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लिख दिया। जो गैल्वेनिक सेल है ये 1980 के अंदर इसको बनाया गया, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इसको 1980 में बनाया गया। ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स कोई ना कोई केमिकल होगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कोई ना कोई केमिकल होगा, उस केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बट दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। इसके अंदर, इस सेल के अंदर अपने को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। मीन्स हम कोई ना कोई बैटरी का यूज करेंगे, किसी सेल का यूज करेंगे कि तब वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी और फिर किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहां से हम क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड। आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इस तरह से हम दो सेल के बारे में पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। दूसरी तरफ अपने पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं? केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया वो? आई थिंक यहाँ तक आपको। अब हम वन बाय वन दोनों सेल को डिस्कस करेंगे, किस तरह से वो चीज देखते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं किसको? गैल्वेनिक सेल को। तो गैल्वेनिक सेल को हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे हैं देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बेटा देखते हैं क्या होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करता हूं, सपोज आपके पास एक, आप ये सेल आपकी लैब में बना सकते हो। आप जब स्कूल में जाते हो, अगर आपके पास लैब है, हालांकि इंडिया के अंदर लैब्स की कमी है, बट फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास ये चीज अवेलेबल है तो आप आपके लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि एक बीकर लेनी है, उस बीकर के अंदर आपको एक इलेक्ट्रोड रख देनी है, ठीक है। दूसरी तरफ भी आपको ऐसा ही कुछ काम करना है, एक और बीकर लेनी है और वहां पर भी आपको एक इलेक्ट्रोड रख देनी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? हमेशा ही आपको ध्यान क्या रखना है? जैसा आप सॉल्यूशन लोगे, जैसा आप सॉल्यूशन लोगे, वैसा ही आप इलेक्ट्रोड का यूज करोगे, वैसे ही इलेक्ट्रोड का यूज करोगे। सपोज हमने मान लिया यहां पर जो सॉल्यूशन था, ये चीज याद ध्यान रखने में, जो भी बात मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से। ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया हमने, किसका सॉल्यूशन लिया? ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया। तो हम जो रोड भी लेंगे वो किसकी लेंगे? जिंक की ही रोड लेंगे, जिंक की ही इलेक्ट्रोड लेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, तो मैं जो इलेक्ट्रोड है वो भी किसकी लूंगा? कॉपर की
लूंगा। अब होगा क्या कि मैं इसको, इस सेल को, इस इलेक्ट्रोड को मैं इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और बीच में यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। और साथ के साथ आप यहां पर एक वोल्ट मीटर भी का भी यूज कर सकते हो, वोल्ट मीटर लगा देते हो, ये चीज होगी। अब देखिए हुआ क्या, होता क्या है कि जैसे ही आप इस चीज को कनेक्ट करोगे, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया और आपने, सॉरी बैटरी का भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। हम बैटरी का कनेक्शन नहीं देखेंगे, बैटरी की जरूरत अपने को इलेक्ट्रोलाइट के सेल में होगी। अब होगा क्या बेटा कि यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। जो ये एरो का निशान जो इस तरफ है, मींस वोल्टिक सेल में ये इस तरफ गया हुआ, तो इट मींस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इस सेल के अंदर, यहां पर रिएक्शन क्या होगी, आप ध्यान से देखिए। यहां पर सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो मैं इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से वहां पर ट्रांसफर होना स्टार्ट होंगे, तो ये आपके पास किस फॉर्म में होगा, मान लिया जिंक सल्फेट आपके पास, तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में होगा। दूसरी तरफ यहां से हुआ क्या कि ये जो रोड थी, जो इलेक्ट्रोड थी, ये सॉलिड थी। ये सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुए, जो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, तो ये जो जिंक की रोड थी, यहां पर क्या जिंक 2 पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना मीन्स यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पॉजिटिव का बढ़ना ऑक्सीडेशन। अब हम आगे चल के इस चीज की बात करेंगे। तो अब आपने देखा कि यहां पर ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव आयंस थे, और जैसे इस जिंक की रोड ने इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करना स्टार्ट किया, तो यहां पर जिंक के और आयंस बनना स्टार्ट हो गए। तो मैं यहां पर एक चीज बोल सकता हूं कि इस कंटेनर के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां पर क्या बनना स्टार्ट हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव। बार बार 2 इलेक्ट्रॉन निकलते और ये जो अपना बल्ब था ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता। तो इसने स्टार्ट रख रखा था, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और इसको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अब हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन थे वे इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंच गए। इस इलेक्ट्रोड में, इस बीकर के अंदर आपके पास कौन सा सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन था। कौन सा सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन था। ये जो सॉल्यूशन है ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Cu 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वे कहां पर आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी कौन है, Cu2 पॉजिटिव है। ऑलरेडी कौन है, Cu2 पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट है। Cu2 पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट हैं, तो वे जो Cu2 पॉजिटिव के आयंस हैं वे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बार बार यहां पर आ रहे हैं वे उन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद वे कॉपर बना लेंगे, जो कि सॉलिड होगा। अब जरा ध्यान से देखो, जो ये सॉलिड, ये कॉपर की रोड है ये, और जो ये एक ही जैसा बन गया। इट मीन्स जब समय के साथ, टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक पहुंचना स्टार्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से तो अपने पास जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई,
और अगर ये सॉलिड बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो ये 2 पॉजिटिव बनेगा ये कहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जो ये इलेक्ट्रोड थी ये मेल्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये बार बार किसमें टूट रही है, 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस ही बच जाएंगे। ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। ये बल्ब था कितनी देर चलेगा, जब तक ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर प्रेजेंट है तब तक की मेल्ट नहीं होती। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, किस तरह से जो रिएक्शन थी वो प्रोसीड हुई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये था यहाँ तक का कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है एक जिंक की बीकर के अंदर से एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर हो जाते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रोड थी वो मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी किस तरह से होता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि भाई अपने पास ये जो सेल दे रखी हैं, जो अपने पास ये दोनों सेल हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखा जाए तो जिंक से लेकर जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, जिंक से लेकर जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं इस सेल को इस वाले को मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल दूं। क्या बोल दूं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और मैं इसको रिडक्शन हाफ सेल बोल दूं। रिडक्शन हाफ सेल। अगर मैं इन दोनों हाफ सेल और हाफ सेल को कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, तो मेरे पास फुल सेल बन के तैयार हो जाएगी। इस हाफ सेल को और इस हाफ सेल को मैं जोड़ दूं। जोड़ने का मतलब क्या है, इन रिएक्शन को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, फुल सेल बन जाएगी। बट ये जोड़ने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जो यहां से यहां तक पहुंचे हैं, यहां पर वापस मिल जाए अपने को। ये इलेक्ट्रोड है, ये भी पतली ना हो और ये बल्ब भी हमेशा के लिए ऐसे ही ग्लो करता रहे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो चीज देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और, अब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो एनोड लेंगे हम, और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, यहां पर एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, इसको एनोड मानेंगे। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो कि अपने पास आप याद रख लेना। अलोन को, अलोन या फिर आलोक वर्ड कोई भी, यहां पर अलोन से क्या मीन्स है, अलोन A means anode, L means left, O means oxidation, N negative, and E electron। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी एनोड को लेंगे हम, वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। एनोड को कहां पर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और वहां पर ऑक्सीडेशन होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे। ठीक है, एनोड था, लेफ्ट हैंड साइड था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी किस तरह से आप इस चीज को बता सकते हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की हमने देखा कि किस प्रकार से जो कंसंट्रेशन है वो वहां पर जिंक जो एनोड के ऊपर था, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है और यहाँ पर कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव आयंस की डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है कि भाई ये चीज इसी तरह से कंटिन्यू चलती रही तो अपने को एक रिक्वायरमेंट होगी जिसको कि बोलेंगे हम सोल्ट ब्रिज। हम अब क्या करेंगे कि ये भी काम अच्छे से चलता रहे सारी चीजें, तो अपने को रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एक सोल्ट ब्रिज की।
तो हम एक सोल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। सोल्ट ब्रिज क्या होता है? सोल्ट ब्रिज बेटा होता है इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ठीक है, हम एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। कैसे? हमने यहां पर एक इन्वर्टेड, उल्टी हो गई ना, यू शेप ट्यूब को हमने इसके अंदर रख दिया। जिसे यू शेप ट्यूब के अंदर आप अगार अगार का सॉल्यूशन डाल दोगे, KCN का सॉल्यूशन डाल दोगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन डाल दोगे। अगार अगार यहां पर क्या काम करेगा? अगार अगार आपके बायोलॉजी में एक टर्म आती है, ये जैसे ही आप KCN का सॉल्यूशन इसके अंदर डालोगे तो इस सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई करने का काम कौन करेगा? अगार अगार करेगा। इस सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई करने का काम कौन करेगा? ये अगार अगार ही क्या करता है? इसको सॉलिडिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर KCN है, या फिर KCnO3 भी हो सकता है। ठीक है, और तो हम कौन सा लेते हैं? हम एक दो सॉल्यूशन और लेते हैं, KNO3 नेगेटिव, KNO3 नेगेटिव ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जरा देखना। इससे ये होगा कि जो ये इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रही थी, जहां पर कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव की इंक्रीज हो रही थी, वो इंक्रीज नहीं होगी, और ये हमेशा के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आते रहेंगे। क्या होगा यहाँ पर कि ये जो KCN है, KCN से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था इलेक्ट्रॉन का, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ से K पॉजिटिव Cn नेगेटिव। तो Cn नेगेटिव से जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। अगर Cn नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, मिलने से क्या होगा कि जो ये जिंक 2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर चलते रहेंगे, तो इनको प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे। और जो पॉजिटिव आयंस हैं वे किस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे? यहाँ पर। पॉजिटिव आयंस किस डायरेक्शन में? यहाँ पर आना स्टार्ट कर देंगे। पॉजिटिव यहाँ पर आने का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या चीज इंक्रीज हो रही थी? CU की रोड मोटी हो रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएंगे, इसके पास नहीं रुकेंगे, वे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आते चले जाएंगे? इस तरफ आते चले जाएंगे, वे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते चले जाएंगे। आने से क्या होगा कि वे किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे? इन आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये सॉलिड नहीं बनेगा, सॉलिड नहीं बनेगा तो ये मोटी नहीं होगी, और मोटी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर अमाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी। अब हमने साल्ट ब्रिज पढ़ लिया क्या होता है। इसके बाद हम इसके कुछ फंक्शन देखते हैं, साल्ट ब्रिज के फंक्शन। तो फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन की बात करता हूं, एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को इसने मेंटेन किया। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ठीक है। दूसरा इसने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर भी आ रहे हैं, यहां से इस तरफ भी आ रहे हैं, मींस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट द सर्किट। वो जो तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने +2 में 2 ही पढ़ते हो, बट मैं तीसरा बताता हूं। यहाँ पर ये मेंटेनेंस करता है किसकी? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की। किसकी? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की क्या कर देता है? मेंटेनेंस करता है, या फिर मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखिए, मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता भी देता हूं, जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन आप कोई भी, जैसे दिल्ली जंक्शन बोल दिया है और भी जंक्शन बोल देते हैं, आपने देखा होगा। आपके आसपास में कोई भी हो एरिया है,
जहां पर रेलवे ट्रैक है वहां पर जंक्शन लिखा मिलता है। जंक्शन का मीन्स होता है जहां से दो ट्रैक जुड़े हुए हों या फिर दो ट्रैक अलग अलग जा रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। होता क्या बेटा कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एक लिक्विड होता है, लिक्विड के बीच में, दो लिक्विड के बीच में एक जंक्शन आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से वे दोनों चीजें सेपरेट होती है। उस पोटेंशियल को वे मिनिमाइज कर देते, कम कर देते। कहने का मतलब क्या है, अब इस लिक्विड के बीच में, इस लिक्विड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था। क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये साल्ट ब्रिज का यूज किया गया। तो ये क्या करता, उस पोटेंशियल डिफरेंस को, अभी हम आगे बात करेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मिनिमाइज करने का काम कौन करता है? सोल्ट ब्रिज करता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप इसको उतार सकते हो, आराम से उतारिए। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन मोस्टली यहीं से बनता है। समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप ईएमएफ बोलते हैं, या फिर इसको सेल का पोटेंशियल बोलें, या फिर सेल वोल्टेज बोलें। ठीक है, कोई भी नाम ले रखा हो एक ही बात है, चाहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, ईएमएफ हो, चाहे सेल पोटेंशियल हो, चाहे सेल वोल्टेज हो। ठीक है, और इसको, इस ईएमएफ को मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर द्वारा। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। देखिए ईएमएफ होता क्या है? इट इज द मैक्सिमम से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स दो पोटेंशियल था, एक अपने पास एनोड था, दूसरा कैथोड था। उन दोनों के कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, दोनों में कितना डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में। व्हेन, जब नो करंट इज, जब कोई भी करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस टाइम वो बात करता है कितना दोनों में डिफरेंस है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दो इलेक्ट्रोड के बीच का जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस टाइम कितना दोनों में डिफरेंस है, दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लेता हूं, ये इक्वल होता है किसके? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही ज्यादा, मैं क्या कहूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए कभी भी आपसे कोई ईएमएफ निकालने की रिपोर्ट दे, आपके पास दो तरीके होंगे, एक तो ये और एक इसे नेक्स्ट वाला। अगर आपके पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और कैथोड पर रिडक्शन दे रखा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दे रखे हैं, तो आप फार्मूला लगाओगे EMF इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का फार्मूला लगाओगे। अगर आपको दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ऐसा भी आपके पास कंडीशन आएगी कि दोनों के दोनों आपको रिडक्शन पोटेंशियल देंगे, या तो आप क्या करोगे, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में एक को कन्वर्ट करोगे, कौन से को करोगे वो बात मैं बताऊंगा। तो ये फार्मूला लगाओ। अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते, अगर आप उस रिडक्शन पोटेंशियल जब दोनों दे रखे हैं उनको कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, दोनों के दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल वाला फार्मूला लगाओगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल के फार्मूले में क्या होगा, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट रिडक्शन किसका, एनोड का। कैथोड में से एनोड माइनस कर दोगे, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस इसकी ईएमएफ की। एक तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, रिएक्शन, कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही या नहीं हो रही। जब तक कि आपको ये नहीं पता लगेगा, आपने दोनों के दोनों कंटेनर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल दी, सॉल्यूशन डाल दिया, जोड़ दिया, और आपको पता कैसे लगेगा कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, वो चीज बताएगी आपकी ईएमएफ। और ईएमएफ पे बताने के लिए कौन होगा, पोटेंशियोमीटर।
जो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा तभी आपको ये पता लगेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। वो जो उसकी सुई होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। उसी के बेस पर आपको क्या पता लगेगा कि ये क्या करता है, स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है रिएक्शन के अंदर। तो अगर अपना ईएमएफ की वैल्यू, हम अपना ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, वो पॉजिटिव आती है, अगर वो पॉजिटिव आती है इट मीन्स अपनी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, मीन्स रिएक्शन प्रोसीड हो रखी है। अगर अपनी ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर अपनी ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मीन्स अपनी जो रिएक्शन वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसी है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर अपनी ईएमएफ की वैल्यू जीरो आती है, अपनी ईएमएफ की वैल्यू जीरो आती है, अपने फार्मूला अप्लाई किया, ये कर लो ये कर लो, आने के बाद आपकी वैल्यू जीरो आ गई। अब क्या समझोगे, जो आपने कंटेनर ली है ना, वहां पर अब भी कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, वहां पर इट मींस इक्विलिब्रियम स्टेट है। इलेक्ट्रॉन ना तो उस तरफ जा रहा ना इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अगर आपके पास इस फार्मूले से या इस फार्मूले से वैल्यू आपकी ईएमएफ की ऐसे आती है, पॉजिटिव आती है, तो आप ये मानोगे पॉजिटिव वैल्यू आने का मीन्स आप वहां पर वैल्यू रखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की, और आपका आंसर किसमें आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब ये कि आपने ठीक सेल बनाई है, आपने अच्छी सेल बनाई है, ठीक है। नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आपने कहीं ना कहीं उसकी कमी कर दी उसमें, ठीक है, तो वो दिक्कत आ जाएगी। और लास्ट में अपना है जीरो, जीरो मीन्स आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर चुका है। आपने जो भी कंटेनर रखे हैं, जो भी आपने इलेक्ट्रोड रखी है, आपने जो भी सेल बनाई वो किस कंडीशन में आ गई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुकी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, वहां पर हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।